रात ढल चुकी थी। शहर की रोशनियां बिजली के कुमकुमों की तरह झलक रही थीं, मगर शहर के एक हिस्से में कुछ गैरमामूली हलचल थी। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर अपनी मखसूस गाड़ी में बैठे खुफिया मिशन पर निकले हुए थे। तीनों के चेहरों पर संजीदगी के साए थे और हाथों में जदीद हथियार चमक रहे थे। सफदर ने गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए कहा, वो सामने वाला, यही है हमारा टारगेट। एक शख्स सिया जैकेट पहने, गहरी टोपी सर पर डाले, तेज कदमों से चल रहा था। इसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था जिससे रोशनी की हल्की हल्की झलक निकल रही थी। साफ लग रहा था कि इसके पास कोई निहायत अहम डिवाइस है। तनवीर ने होंठ भींच कर कहा, यही बंदा सीनत के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर आज हमने इसका पीछा न किया तो शायद अगला मौका न मिले। कैप्टन शकील ने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी धीरे धीरे इसके पीछे ले गया। एहतियात से, ये लोग आम मुजरिम नहीं, उनके पास जदीद गैजेट्स हैं। एक गलत कदम हमें फंसवा सकता है। सफदर ने अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकाला जिसे इसने ओ माइक्रो ट्रैकर कहा। ये मैं इस पर फायर करूंगा, अगर वो नज़र से ओझल भी हो गया तो इसके बैग के साथ ये चिपक जाएगा और हम इसे ट्रेस कर सकेंगे। तनवीर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, बस ख्याल रहे कि तुम्हारा निशाना इमरान साहिब की तरह कामिल ना हो, वरना फिर हम अंधेरे में डंडे मार रहे होंगे। सफदर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा लेकिन खामोश रहा। कैप्टन शकील ने दोनों को घूरा, खामोश रहो, ये वक्त लड़ने का नहीं है। हम एक अहम दुश्मन के पीछे हैं। आदमी तेजी से एक गिल्ली में दाखिल हुआ। गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। तीनों ने फौरन गाड़ी पार्क की और पैदल इसके पीछे भागे। गिल्ली के आखिर में वो आदमी अचानक रुका, गर्दन घुमाकर पीछे देखा। इसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। फिर वो बिजली की सी तेजी से भागा। तीनों ने फौरन ताक़ुब शुरू कर दिया। सफदर ने माइक्रो ट्रैकर निकालकर निशाना लिया और फायर किया। आला सीधा उसके बैग से चिपक गया। हल्की सी सुर्ख रोशनी जल उठी। हो गया, सफदर ने सांस लेते हुए कहा। लेकिन इसी लम्हे वो आदमी एक अंधेरी इमारत के अंदर घुस गया। दरवाज़ा खुदकार अंदाज में बंद हो गया और ताला लगने की आवाज़ आई। तनवीर ने कहा, यह साफ तौर पर जाल है, वो हमें अंदर बुलाना चाहता है। कैप्टन शकील ने हथियार लोड किया। हमारी ड्यूटी है कि जाल में भी घिसें और देखें अंदर किया है। सफदर, आगे बढ़ो। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इमारत के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े अचानक रोशनियों की बारिश हो गई। छत से सफ़ेद लाइट्स जल उठीं और पूरा हाल रोशन हो गया। उनके सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब अकेला नहीं था। इसके साथ 5 और निकाब पोश मौजूद थे। सबके हाथों में अजीब हथियार थे। कोई प्लस गिन थामे हुए था, कोई न्यूरल डॉट लॉन्चर, और एक के बाजू पर शॉक व्यू डिवाइस बंधी हुई थी। सफदर ने फौरन फायर किया। शकील और तनवीर ने भी मोर्चा संभाला। फिजा में गोलियों और नियॉन रोशनियों की बारिश हो गई। दुश्मनों के हथियारों से निकलने वाली रोशनी की किरणें दीवारों को चीरती गईं। तनवीर एक सुतून के पीछे छुपते हुए बोला, ये आम लड़ाई नहीं है, उनके हथियार हमारे से कई गना जदीद हैं। शकील ने गरज कर कहा, तो क्या हुआ? हम सीक्रेट सर्विस हैं, हमें किसी टेक्नोलॉजी से डर नहीं लगता। सफदर ने 2 दुश्मनों को गिरा दिया, लेकिन तीसरे ने अचानक अपनी न्यूरल डॉट फायर की। एक किरण सफदर के बाजू को छू गई। वो तवाजुन खो बैठा और दीवार से टकराकर गिर गया। सफदर, शकील ने चीख कर कहा और दुश्मन पर फायर खोला, लेकिन वो दुश्मन बिजली की तेजी से गायब हो गया। अभी वो संभले ही थे कि अचानक पूरा हाल लरजने लगा। छत से धुएं के बादल निकले और स्पीकर से एक खौफनाक आवाज़ गूंजी, खुश आमदीद, तुमने जाल में खुद आकर आसानी कर दी। अब तुम भी अपनी साथियों की तरह मेरे नेटवर्क का हिस्सा बनोगे। ये सीनत की आवाज़ थी। तनवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो सीधा सीनत का अड्डा है, हम फंस गए हैं। शकील ने दांत पीसते हुए कहा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। हाल में रोशनियों की शिद्दत बढ़ गई। दुश्मन निकाब पोशों के हथियार नियॉन की तरह चमक रहे थे। सफदर अभी भी जख्मी बाजू को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर जिद और गुस्से के आसार थे।
कैप्टन शकील और तनवीर ने एक दूसरे को इशारा किया और अचानक दो मुख्तलिफ समतों से दुश्मनों पर धावा बोल दिया। पलसगंज से निकलने वाली नीली शुआएं उनके इर्द गिर्द से गुजर रही थीं, सतूनों को तोड़ रही थीं और दीवारों में सुराख कर रही थीं। मगर ये तीनों बरसों की ट्रेनिंग के माहिर थे। गोलियों की बारिश में भी वो जान बचाने का तरीका जानते थे। शकील ने एक दुश्मन को काबू में करके जमीन पर पटक दिया, इसके हथियार को छीनने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन के बाजू पर बंधी हुई शॉक व्यू डिवाइस अचानक एक धमाके से चमकी और शकील कई फुट दूर जा गिरा। तनवीर ने गुस्से में देउड़कर हैंड शाकिर निकाला, जो एक छोटा सा दस्ती आला था। इससे निकलने वाली बिजली की किरण ने एक दुश्मन को झटका दिया, वो तड़प कर गिर गया, लेकिन बाकी फौरन चूकने हो गए। इसी दौरान सफदर ने माइक्रो ट्रैकर का दूसरा वर्जन इस्तेमाल किया। इसने अपने बाजू की तकलीफ भला कर एक डिस्क नुमा आला फेंका, जो जमीन से लगते ही धमाके से फटा और एक लम्हे के लिए पूरे हाल में अंधेरा छा गया। अभी वक्त है, भागो, सफदर ने चलाकर कहा। तीनों ने अंधेरे में भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक छत से रोशनी की एक बड़ी किरण गिरी। ये किसी आम लैंप की रोशनी नहीं थी, बल्कि न्यूरल बीमर था। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, उनकी टांगें सुस्त हो गईं, दिमाग भारी हो गया। सफदर ने मुज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन घुटनों के बिल गिर गया। शकील ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसकी आंखों में धुंधलाहट छा गई। तनवीर का जिस्म अकड़ गया और वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर का बुत हो। फिजा में कहकहे की आवाज़ गूंजी, तुम लोग बहादुर जरूर हो, मगर बहादुरी हमेशा टेक्नोलॉजी के सामने हार जाती है। ये सीनत की आवाज़ थी। हाल के दूसरी जानिब एक शीशे की दीवार आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और उसके पीछे सीनत का ही विलोग्राम उभरा। इसका चेहरा नीम रोशन था, आंखों में एक अजीब सा सहर था। मैंने तुम्हारी साथियों को पहले ही काबू कर लिया है। जूलिया और सालेहा अब मेरी सोच के मुताबिक चलती है। तुम तीनों को भी वही अंजाम मिलने वाला है। शकील ने गुस्से में बमुश्किल अल्फाज अदा किए। कमीने, हम सीक्रेट सर्विस हैं, हमें खरीद नहीं सकता। सीनत के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। खरीदना नहीं पड़ता, काबू करना पड़ता है, और ये मेरा फिन है। हिविलोग्राम के पीछे से दो निकाब पोश एक बड़े न्यूरल इंडक्टर के साथ आगे बढ़े। ये मशीन एक ही वक्त में तीनों के दिमाग को हदफ बनाने की सलाहियत रखती थी। सफदर ने आखिरी कोशिश की। इसने जेब से एक सिग्नल जैमर निकाला और जमीन पर दे मारा। लम्हे भर को रोशनियों में खलल आया, मशीन की गुड़गुड़ाहट कम हुई, लेकिन दुश्मन फौरन मुतहर्रिक हुए और एक ताकतवर झटके के साथ जैमर नाकारा कर दिया। अब तीनों के सरों पर न्यूरल इंडक्टर की शुआएं पड़ने लगे। उनकी आंखें धुंधला रही थीं, जिस्म बेजान होता जा रहा था। सीनत की आवाज़ दोबारा गूंजी, अब तुम भी जूलिया और सालेहा की तरह मेरे इशारों पर नाचोगे। और अगले ही लम्हे उनके दिमाग मुकम्मल तौर पर साकित हो गए। उनकी आंखों में एक अजनबी खालीपन उभरा। वो सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स जरूर थे, मगर अब वो भी सीनत के गुलाम बन चुके थे। अंधेरों से भरा हाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी बहाल कर रहा था। सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर अब सीधे खड़े थे, मगर उनके चेहरे बदल चुके थे। वो वही बहादुर सिपाही थे, मगर उनकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। उनकी नजरें खाली थीं, जैसे अंदर की रूह खींच ली गई हो। सीनत के न्यूरल इंडक्टर ने उनके जहनों को एक पोशीदा धागे में बांध दिया था। सीनत के हिविलोग्राम ने हल्का सा हाथ उठाया। तीनों ने एक साथ गर्दन झुकाकर गोया किसी आका को सलाम किया। बहुत खूब, सीनत की आवाज में इत्मीनान था। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। तुम दानिश मंजिल के करीब भी जाओगे, मगर अपनी असल हालत छुपाए रखोगे। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी हरकत सब पुराने जैसे होंगे, लेकिन हर इशारा मेरे इज़्न से होगा। शकील ने बेजान लहजे में जवाब दिया। जी मास्टर। तनवीर के होंठ भी आहिस्तगी से हिले। आपके हुक्म की तामील होगी। सफदर ने हल्की सी गर्दन झुकाई और कहा, हम अब आपके हैं। सीनत का हिविलोग्राम मध्यम होते हुए मुस्कुराया, अब जाओ। एक्सटो को वही रिपोर्ट दो जो वो सुनना चाहता है। इससे शक ना हो। याद रखो, अगर तुम्हारी वफादारी एक लम्हे को भी टूटी तो ये न्यूरल इंडक्टर दोबारा तुम्हारे दिमाग को जला देगा। अगली सुबह शहर में फिजा बिल्कुल आम थी। दानिश मंजिल के आसपास मामूल की चहल पहल थी। अंदर इमरान अपने फ्लैट में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था।
उसके सामने मेज पर 2 कैद दुश्मन एजेंट्स मौजूद थे जिन्हें कल रात लाया गया था। इमरान की नज़रें सर्द थीं लेकिन दिमाग किसी और ही गहराई में मसरूफ था। इसी लम्हे ट्रांसमीटर बजा। एक खुफिया चैनल पर रिपोर्ट आई। एक सटो, हमने मिशन मुकम्मल कर लिया है। दुश्मन के कारिंदे की नकलो हरकत का सुराग मिला लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गया। हम अब अगले मरहले के लिए तैयार हैं। ये कैप्टन शकील की आवाज़ थी। इमरान ने लम्हे भर को आंखें तंग कीं। इसके दिल में अजीब सा खलिश उठी। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बरसों से वो सुनता आया था। अल्फाज में हल्की थकन थी जैसे एक मुश्किल जिदोजहद के बाद निकले हो। मगर ना जाने क्यों इमरान को लगा कुछ ठीक नहीं। इसने फौरन सवाल किया, तफसील से रिपोर्ट दो। कहाँ देखा था? कितने आदमी थे? और क्यों ना पकड़ सके? सफदर की आवाज़ उभरी पूरी तरतीब के साथ। एक सटो, हमने उन्हें पुराने सबवे स्टेशन पर देखा। तादाद में 4 थे। उन्होंने ईएम शील्ड्स का इस्तेमाल किया जिसने हमारे गैजेट्स को नाकारा बना दिया। हमने आखिरी वक्त तक मुकाबला किया मगर वो एक खुफिया सुरंग से फरार हो गए। तनवीर ने भी अपनी तरफ से इजाफा किया। हमने ट्रैकर नस्ब करने की कोशिश की लेकिन दुश्मन ने सिग्नल कट्टर इस्तेमाल किया। अगली बार हम ज्यादा बेहतर तैयारी से जाएंगे। इमरान ने गौर से हर लफ्ज़ सुना। सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, रिपोर्ट की तरतीब भी दुरुस्त थी मगर इमरान के शकूक कम नहीं हुए। ठीक है, इमरान ने गहरी आवाज़ में कहा, फ़िलहाल आराम करो। अगले मरहले की हिदायत तुम्हें वक्त पर मिल जाएंगी। ट्रांसमीटर बंद होते ही इमरान ने सोफे की पुश्त से सर टका दिया। दिल की गहराइयों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे लगा जैसे सब कुछ एक निकाब के पीछे है। उधर जूलिया और सालेहा अपने फ्लैट पर मौजूद थीं। वो दोनों बिल्कुल आम अंदाज में बैठी थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टेबल पर चाय रखी थी, किताबें खिली थीं। ट्रांसमीटर एक तरफ रखा था। जूलिया ने सालेहा को देखकर कहा, रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। एक सटो को कोई शक नहीं हुआ। सालेहा की आंखों में वही अजनबी खालीपन था। इसने बेतासुर लहजे में कहा, वो जल्द हमारे काबू में होगा जैसे बाकी सब होंगे। फिर दोनों खामोश हो गईं। उनके चेहरों पर आम सा सुकून था लेकिन हकीकत में वो अब अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी। शहर के किसी और कोने में सफदर, शकील और तनवीर ने भी खुफिया राब्ते मुकम्मल किए और ऐसे घरों में लूट गए जैसे एक आम मिशन से वापस आए हों। उनके पड़ोसियों को, उनके साथियों को, हत्ता के एक स्टो को भी ये मालूम न था कि ये सब अब सीनत के इशारों पर नाच रहे हैं। असल खेल अब शुरू हुआ था।